हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और आज हम लोग अपने मानव प्रजनन के अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम कुछ और बढ़िया सी बातें सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में आपको समझाया था बच्चे कि कैसे एक मानव नर के अंदर शुक्र कोशिका का निर्माण होता है, और वो बात हम लोगों ने कर लिया था शुक्र कोशिका बनने तक की बात। स्पष्ट है बच्चे? आज हमें यह देखना है कि शुक्र कोशिका का आकार कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। कल की क्लास में आपको सिखाया था मैंने कि कैसे एक शुक्र प्रशु का निर्माण होता है, और उस शुक्र प्रशु के अंदर आपको याद है, उस शुक्र प्रशु के अंदर वहां पे संरचनात्मक परिवर्तन होकर शुक्राणु जैसी संरचना बनना शुरू हुई थी। तो चलिए हम देखते हैं कि असल में शुक्राणु की संरचना कैसी है। आओ बच्चों, फटाफट करते हैं शुक्राणु की संरचना। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये आपके एग्जाम में आया तो ये चित्र सहित, इस शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन करने के लिए आता है, जो सामान्यतः एक अच्छे मतलब 3 से 5 नंबर के प्रश्न के रूप में आ सकता है। ये वाला हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा शुक्राणु की संरचना की, हम थोड़ा सा पिछली क्लास से आपको रिलेट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि शुक्र जनन नलिका के अंदर पूरी कहानी, शुक्राणु कहाँ बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे शुक्र जनन नलिका में, और शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्र प्रसू बना था। याद आ रहा है? शुक्र प्रसू बना था, जो शुक्र प्रसू पोषण ले रहा था सर्टोली सेल से। आपको सिखाया था कि सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेने के लिए शुक्र प्रसू का जो सिर वाला हिस्सा है, इसका जो हेड है, वो सर्टोली सेल के अंदर इसका हेड क्या होता है? घुस जाता है, और सर्टोली सेल के साथ समायोजित करके ये पोषण को अवशोषित करना शुरू करता है। याद आया? कल वाली क्लास में बताया था। तो जो शुक्र प्रशु है, शुक्र प्रशु के अंदर होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, और वो संरचनात्मक परिवर्तन कैसे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप याद करें तो शुक्र प्रशु एक गोलाकार कोशिका थी। ऐसी गोलाकार संरचना थी जिसके अंदर जैसे ही इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये शुक्र प्रशु ऐसे थोड़े से पॉइंटेड और पूंछ वाले बन गए थे। पिछली कक्षा में यही लास्ट आपको छोड़ा था। थोड़े से ये चपटे, यहाँ पे शुक्र प्रसू, यहाँ पे जो थे वो कैसे थे? गोलाकार। क्या परिवर्तन होता है संरचना में, ये आपको पता होना चाहिए। गोलाकार कोशिका है, लेकिन जैसे ही इसके शुक्र प्रसू का निर्माण होता है, जैसे ही इससे शुक्र प्रसू का निर्माण होता है, इसकी संरचना क्या होती है? थोड़ी सी बदल जाती है, इसमें पूंछ जैसी संरचना दिखने लगती है। यस और नो? इस संरचना को इसे हम लोग बोलते थे स्पर्मेटिड। ये क्या बन गए हैं? ये शुक्राणु बन गए हैं। ये हैं शुक्राणु पूंछ वाले। तो शुक्र प्रसू से शुक्राणु बनने में होता क्या है? क्या होता है यहाँ पे? संरचनात्मक परिवर्तन। क्या होता है बच्चे? संरचनात्मक। इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या हो जाती है? बदल जाती है। संरचना बदलने की इस प्रक्रिया को, जहाँ पे ये गोल कोशिका ऐसे पतली चपटी लंबी पुच्छ कोशिकाओं में बदलती है, इसे हम लोगों ने बोला था शुक्र जनन। ये भी आपको सिखा चुका हूं, शुक्र जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट क्लास में ये सिखा चुका हूं। क्या बोला जाता है इसे? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पष्ट है? इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसी संरचना बनती है। जब ऐसी संरचना बनती है तो होता क्या है, जरा सुनिएगा।
एक कोशिका के अंदर, मानव कोशिका के अंदर यानी जंतु कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये भाई गोलाकार कोशिका ही है। तो शुक्र प्रसु के अंदर भी वो सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। शुक्र प्रसु के अंदर भी वो सभी संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक प्रारूपी मानव कोशिका में या जंतु कोशिका में होता है। यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन होने में उसका जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य उसके पूंछ वाले हिस्से में फैल जाता है। दिखा रहा हूं आपको। गोलाकार कोशिका से जैसे ही ये पुच्छक में परिवर्तित होता है, पुच्छ कोशिका बनाता है, इस कोशिका का ये हिस्सा ऐसे, ये कोशिका गोल से कैसी हो जाती है? चपटी। थोड़ा सा सुन लीजिए बस, ये कोशिका कैसी हो गई? गोल संरचना से इसके अंदर क्या आती है? चपटी संरचना। और इसके अंदर जो कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों का भी पुनर्विन्यास होता है, जिसमें ऐसे कुछ कोनिकल संरचना बनती है। क्लियर बच्चे? जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो प्लाज्मा झिल्ली है वो आच्छादित कर देती है और नीचे इसके एक लंबी पूंछ जैसी संरचना बन जाती है। तो जब ये पूंछ जैसी रचना बन रही है तो हो क्या रहा है? इस कोशिका के अंदर जितना भी भाग था कोशाद्रव्य का, वो कोशाद्रव्य इस पुच्छक संरचना के अंदर भर जाता है और यहाँ पे कोशिका के केंद्रक की वजह से वो परिधीय भाग में यहाँ पाया जाता है। और इस तरीके से एक गोल कोशिका से क्या होता है? एक ऐसी लंबी व पुच्छक कोशिका का निर्माण होता है। क्या बनता है? एक लंबी व पुच्छक कोशिका का निर्माण होता है। हमें आज की क्लास में बेसिकली यही चीज पढ़ना है। हमें आज के क्लास में क्या पढ़ना है? हमें आज के क्लास में यही चीज पढ़ना है कि शुक्राणु की संरचना कैसी होगी। और सिर्फ ये एक हिस्सा पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इस पूरी प्रक्रिया में जितना अभी तक पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा अगर आने के चांसेस हैं तो वो युग्मक जनन और यहाँ पे हमारे शुक्राणु की संरचना के बारे में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये संरचना हमने बना दिया, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बात को। पुच्छक शुक्राणु आपने बना दिया, कहाँ पर? ये कहाँ बनाया? आपने बनाया शुक्र जनन नलिका में, है ना। अब तो ये बातें बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। शुक्र जनन नलिका में क्या हो गया? पुच्छक शुक्राणु बन गया, टेल्ड स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बन गया। स्पष्ट है? जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, शुक्र जनन नलिका में पुच्छक शुक्राणु को देखते हैं, तो ये पुच्छक शुक्राणु, ये शुक्र जनन नलिका के अंदर से विमोचित होते हैं। ये बनने के बाद ये क्या होते हैं? यहाँ से विमोचित होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और आपको पता है बच्चे कि शुक्र जनन नलिका से निकलने के बाद ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे जालिकावत वृषण में, जहां से शुक्र अपवाहिका या शुक्रवाहिका द्वारा होते हुए ये आ जाते हैं अधिवृषण में। यहां पे आपको अधिवृषण की कहानी थोड़ी सीखनी है। ये बने कहां पर? ध्यान देना, ये बने शुक्रजनन नलिका के अंदर, और शुक्रजनन नलिका से होते 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 ये कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए अधिवृषण में। कहाँ पहुंच गए? अधिवृषण में। टेस्टिस के कौन से? टेस्टिस के बाहर ये कहाँ पहुंच गए? रेटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया से होते हुए ये पहुंच गए हमारे एपिडिडाइमस पे। कहाँ पहुंच गए बच्चे? एपिडिडाइमस के अंदर। अब इस एपिडिडाइमस में अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि एपिडिडाइमस के अंदर कार्यात्मक परिवर्तन होता है। याद आ रहा है? इस जगह पे क्या होता है? कार्यात्मक परिपक्वन।
परिवर्तन से ज़्यादा अच्छा बोलना क्या है? परिपक्वन। जो शुक्र कोशिका या जो शुक्राणु आपने बनाया है, यहाँ पे शुक्र जनन नलिका के अंदर इस वाले में और इस वाले में संरचना में बहुत अंतर पाया जाता है। हम लोगों से जो संरचना पूछी जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वहाँ पे हम परिपक्व शुक्राणु की संरचना बनाते हैं, यहाँ वाला बनाते हैं। देखिए जरा, यहाँ इस जगह पे वो शुक्राणु कैसा था हमने बनाया था, वो थोड़ा सा ऊपर से ऐसा कोनिकल सा, कुछ ऐसा बनाया था बच्चे, जिसपे हम बोल रहे हैं कि ये केंद्रक है और इस केंद्रक के ऊपर ये ऐसा नुकीला भाग, इस तरीके का बनाया था। लेकिन यहाँ वाली संरचना बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे अधिविषण के अंदर आपको सिखाया था मैंने कि अधिविषण वैसे तो 6 से 8 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर जनरली दिखाई देती है। जब भी हम टेस्टिस बना रहे थे, याद करो, जब भी हम टेस्टिस बना रहे थे, टेस्टिस के ऊपर यहीं पे तो अधिविषण बनाते थे, इसके ठीक ऊपर तो अगर हम बोल रहे हैं कि टेस्टिस हमारी लगभग 5 सेंटीमीटर की थी लंबाई में, तो टेस्टिस से थोड़ी ज़्यादा लंबाई, देख सकते हैं आप, टेस्टिस से थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई इसकी दिखाई देती है, यस और नो। लेकिन आपको बताऊं कि इसके अंदर, इस अधिविषण के अंदर नलिकाएं जो पाई जाती है एपिडिडाइमस की, वो नलिकाएं बहुत ही संकुचित रूप से रखी रहती हैं, बहुत ही क्वाइल्ड, है ना, कुंडलीकृत रूप में पाई जाती हैं। ये कुंडली मार के यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर की नलिका मैंने पहले भी बनाया था और आपको बताया भी है, कुंडलीकृत नलिका पाई जाती है इसके अंदर। किसके अंदर? अधिवृषण में। कुंडली नलिका, यहाँ पे बहुत क्वाइल ट्यूब होती है। ये आपको संरचना में अधिवृषण 6-7 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन जब आप इसकी नलिका को खोलना शुरू करेंगे, इस कुंडली नलिका को, तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चे? लगभग 6 मीटर। अब सोचो आपके शरीर की लंबाई कितनी है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 166, 168, 170, 175 सेंटीमीटर, मतलब पौने 2 मीटर के, पौने 2 मीटर एक अच्छी हाइट है। पौने 2 मीटर की हाइट होती है मानव की, और 6 मीटर की लंबाई है सिर्फ इस अधिवृषण कुंडली नलिका की। और इस कुंडली नलिका के अंदर ये जो शुक्राणु बना है, जो शुक्राणु यहाँ से आया है, ये शुक्राणु जब इस कुंडली नलिका के अंदर आता है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर 6 मीटर की दूरी तय करता हुआ, 6 मीटर की दूरी तय करता हुआ तब जाके ये अधिविषण के बाहर आ पाता है, यस और नो। तो एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि जो अधिवृषण है, ये शुक्राणुओं को क्या कर रहा है? उनको संरक्षित भी कर रहा है, अपने पास रख रहा है। एक निश्चित समय काल तक शुक्राणु इसके अंदर घूमते रहते हैं, यस और नो, यस और नो बच्चे। अनिश्चित संरक्षण, कार्यात्मक परिपक्वन तो होता ही है, इसके अलावा इसके अंदर अनिश्चित भंडारण होता है। मतलब जो शुक्राणु हैं, वो शुक्राणु अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, तो उनका यहाँ पे अनिश्चित, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अनिश्चित समय मतलब कोई समय ही निर्धारित नहीं है। अनिश्चित भंडारण का मतलब कि यहाँ पे ये रुकेंगे नहीं, यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जैसे यहाँ से आया, इसके अंदर अनिश्चित भंडारण होगा, थोड़ी देर तक इसके अंदर 6 मीटर की दूरी वो तय करेगा, और जब वो 6 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तब वो पूरा उसका कार्यात्मक परिपक्वन हो जाता है। और जब कार्यात्मक परिपक्वन हो जाता है, तो इसके अंदर, मतलब इस संरचना के बाहर जो निकलता है, समझिए, अधिवृषण के अंदर जो घुसा, ये अपरिपक्व शुक्राणु है, यही तो दिखा रहे हैं।
इसके अंदर जिसकी एंट्री हुई है कैसा है, ये अपरिपक्व शुक्राणु है। देखिए इसके बाहर जो निकलेगा यहां से आगे, ये पूर्णतः ये क्या होता है, पूर्णतः परिपक्व शुक्राणु होता है। यस और नो बच्चे, क्या निकला, पूर्णतः परिपक्व। तो यही लिखा मैंने कि कार्यात्मक परिपक्वन होता है इस जगह पे। अब ये कार्यात्मक परिपक्वन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी संरचना है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे बाहर की तरफ एक ऐसा कोनिकल हिस्सा है जिसकी वजह से हमें ये एक कोन के रूप में दिखाई देता है। ये हो गया भैया केंद्रक, ये हो गई एक केंद्रक। क्लियर है। इसके ठीक नीचे ये जो हिस्सा है ना, को भी थोड़ा सा गड्ढा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रियोल। और ये हो गया मध्य सिरा, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, पुच्छ पाया जाएगा। ऐसे इस तरीके से एक स्पर्म बनता है परिपक्व। हालांकि अभी संरचना पूरी नहीं हुई है, जरा सुनिएगा। इसके ठीक बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग, थोड़ा सा और दूर से, इसके ठीक बाहर क्या होता है बच्चे, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण। दिख रहा है। ये जो आपने यहाँ पे तारक केंद्र बनाया है, इस तारक केंद्र से बहुत सारे अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं, और इस तरीके से एक स्पर्म बनता है। देखो आपको दिखाऊं, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, ये स्पर्म का क्या कहा जाता है, शुक्राणु का ये सिर है, ये हेड होता है। जैसा मैंने डायग्राम बनाया है ऐसा ही आपको बनाना है। ये क्या होता है, हेड होता है। जिस हेड के अंदर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। एक हो जाता है ये है अग्रपिंड, क्या है, अग्रपिंड, या इसे एक्रोसोम बोलते हैं। क्लियर बच्चे। और ये है इसका केंद्रक, न्यूक्लियस। ये कौन सी संरचना है, तो सिर के पोर्शन में, हेड पोर्शन में क्या क्या है, शुक्राणु के अंदर सबसे पहला जो हिस्सा हमने देखा वो क्या है, हेड है, उसका सिर है, जिसमें अग्रपिंड और केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर। इसके ठीक बाद एक छोटी सी संरचना, ये जो है ये होती है इसकी ग्रीवा, गर्दन या नेक बोल दो। क्या पाया जाता है, गर्दन या नेक। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके गर्दन या नेक के अंदर कौन सी संरचना है, जिसके अंदर है तारक केंद्र।
क्या पाया जाता है बच्चे? तारक केंद्र पाया जाता है। देखना, इस तारक केंद्र से एक पास का तारक केंद्र है न्यूक्लियस से और एक दूर का तारक केंद्र है। दूर के तारक केंद्र ने आगे के हिस्से में बहुत सारे अक्षीय तंतु बना रखे हैं। यहां से ये जो संरचना है, अब ये होता है मध्य भाग। जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल पीस, मध्य भाग। देखो, 3 संरचनाएं हो गई। पहला, दूसरा ग्रीवा। एक शुक्राणु के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं? पहले ये खुद में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक, दूसरा ग्रीवा, तीसरा हो गया इसका मध्य भाग, और चौथा या सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है वो हो जाता है उसका ये वाला भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं पुच्छ। पुच्छ या क्या बोलेंगे इसे? टेल बोलेंगे। ये सबसे आखिरी वाला हिस्सा। तो एक शुक्राणु के अंदर सामान्यतः ये 4 मुख्य भाग होते हैं। एक उसका हेड, सिर, दूसरा उसकी ग्रीवा, तीसरे उसका मिडिल पीस, मध्य भाग, और चौथा उसकी पुच्छ। क्लियर है बच्चे? कौन से भाग में क्या क्या है वो भी हमें देखना है। कौन से भाग में क्या क्या है? मध्य भाग के अंदर आपको एक संरचना दिखाई देती है अलग से, कुछ इस तरीके से। ये जो संरचना है, इसके अंदर ऐसे धागे जैसी संरचना जो यहाँ पे भरी हुई है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चे, इस संरचना को, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप लोग सूतकाय भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आच्छद। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आच्छद। इस तरीके की एक संरचना पूरी बनती है। कहाँ पे? जब आप बात करते हैं शुक्र कोशिका की, तो उसके अंदर ये 4 मुख्य भाग होते हैं। आपको ये संरचना बनानी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी पेपर के अंदर। आप इसको क्या करेंगे? पूरा ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखे, बीच में मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं कि अच्छी तंतु के चारों तरफ ऐसा। ये पूरा का पूरा संरचना आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका इतना संरचना आपने बनाया और इतने भाग को दिखाया, तब जाके बना क्या? आपका एक शुक्राणु। ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका है? एक परिपक्व शुक्राणु की। ये है क्या असल में? एक परिपक्व शुक्राणु है, बिल्कुल कंप्लीट एंड मेच्योर स्पर्म का डायग्राम ऐसा बनता है। क्लियर बच्चे? इसके अंदर चूंकि ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर कोशा द्रव्य पाया जाता है। वो कोशा द्रव्य जो पहले इस गोल सी कोशिका में था, वो कोशा द्रव्य जो पहले कहाँ था? इस गोल सी कोशिका में था। जब ये ऐसा था, इसके अंदर ये कोशा द्रव्य था। ये कोशा द्रव्य इसके परिधि भाग में फैल गया था। यहाँ पे भी हम दिखाएंगे कि इसके परिधि भाग में, इसके परिधि भाग के तरफ यहाँ पे बाहर बाहर पूरा का पूरा कोसा द्रव्य होगा।
यस और नो? पूरा का पूरा क्या होगा? कोसा द्रव्य होगा ये लो, इस तरीके से। अब जाके ये पूर्ण हुआ है। अब जाके ये क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। जिस कोसा द्रव्य को कौन संभालेगा? इस कोसा द्रव्य को कौन संभालता है? इस कोसा द्रव्य को संभालती है ये कोशा झिल्ली। ये कोशा झिल्ली इस कोसा द्रव्य को संभालती है। और इस तरीके से एक शुक्राणु की कंप्लीट, एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना होती है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ जैसे मैंने बनाया वैसे बनाने का अभ्यास कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चे अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। और इतनी संरचना जितना मैंने लिखा है और इतने लेवल आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा भाई आपके बोर्ड के पेपर में। तो बोर्ड के अंदर अगर आपको मार्क्स चाहिए, बोर्ड में आपको नंबर लाना है, तो इतनी संरचना आपको अच्छे से बनानी ही पड़ेगी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? ये अब हम एक एक भाग को पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। आइए फटाफट एक एक भाग को हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, शुक्राणु के भाग। कितने भाग में है? मैंने आपको शुक्राणु जो है, शुक्राणु का अध्ययन हम 4 भागों में कर सकते हैं, है ना। 4 भाग में हम शुक्राणु को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें से पहला है सिर या हेड पोर्शन। पहला क्या हो गया? सिर या हेड का पोर्शन। दूसरा हो गया ग्रीवा या नेक का पोर्शन। तीसरा हो गया मध्य भाग, मिडिल पीस। और चौथा हो गया पूंछ या टेल। ऐसे 4 भागों में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए एक एक भाग को देखते हैं और समझते हैं कि किस जगह पे क्या है। मैंने आपको दिखा यहाँ पे दिया है चारों भाग, 1 2 3 4 बक्से में घेर घेर के दिखा दिया है कि ये 4 मुख्य भाग है। मेनली ये सीखते हैं कि कौन से भाग में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला सिर। और ये आपको इसलिए भी समझना पड़ता है कि अगर आप इसके इन भागों को नहीं समझोगे तो आपको फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको इनके सभी भागों के बारे में अच्छे से जानकारी, कम से कम जो जितना आपके लिए आवश्यक है अभी आपके 12th लेवल पे, उतना तो आपको सारी की सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। जब हम बात करते हैं हेड की, तो हेड में, हेड जो है इसका 2 भागों से बना हुआ है। सिर भाग में दो संरचनाएं पाई जाती है। यहां पे क्या है? 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आप याद करें तो पहला था, तो जो पहला भाग था, पहला संरचना था, वो था अग्रपिंड या एक्रोसोम। और दूसरा भाग होता है इसका न्यूक्लियस। यस और नो? मैं लिख भी देता हूं यहां पे। लो, 2 भाग है, एक है अग्रपिंड और दूसरा है इसका केंद्रक। 2 संरचनाएं। अग्रपिंड एक्रोसोम का कहानी क्या है समझना। संरचनात्मक परिवर्तन के समय जब शुक्राणु के अंदर संरचनात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा था, तब की बात कर रहे हैं ये। संरचनात्मक परिवर्तन के समय
संरचनात्मक रूप से जब ये परिवर्तित हो रहा था, संरचनात्मक परिवर्तन के समय शुक्र कोशिका में शुक्र कोशिका के कोशिकांगों में भी शुक्र कोशिका के कोशिकांगों में भी परिवर्तन होता है। यस और नो? जब संरचना बदल रही है तो पूरा कोशिका की संरचना बदल रही है, तो कोशिकांग भी इधर उधर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यहां से जो अग्रपिंड है, अग्रपिंड कोशिका के गाल्जी काय का अवशेष है। ये जो ऊपर हिस्सा बचा हुआ है, इसका जो कोनिकल हिस्सा, वो क्या है, गाल्जी काय, गॉल्गी बॉडी, हमने पढ़ा ना, गॉल्गी बॉडी, गाल्जी काय का अवशेष है जो कई एंजाइमों से भरा पिंड है। कई एंजाइम पाए जाते हैं, कई एंजाइमों से भरा पिंड है। यह एंजाइम अग्रपिंड के एंजाइम अग्रपिंड के जो एंजाइम है, एंजाइम अंड आवरण को भेदने में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, अंड के आवरण को भेदने में ये सहायता करते हैं। जरा समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक अंड कोशिका है, ये एक अंड कोशिका है बच्चे। तो इस अंड कोशिका में जो अंड केंद्रक होगा, वो केंद्रक तो यहां होगा। यहां पे जब भी शुक्राणु पहुंचेगा, इस शुक्राणु को इस केंद्रक तक जाना है, तभी तो दोनों केंद्रक मिलेंगे और निषेचन होगा। यस और नो? लेकिन पता है, इसके बाहर कुछ और परतें होती हैं, सुरक्षात्मक परतें, जो इस अंड कोशिका की क्या कर रही हैं, सुरक्षा कर रही हैं। ऐसी इन सुरक्षात्मक परतों को भेदने हेतु इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आया? इन सुरक्षात्मक परतों को भेदने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अंड कोशिका के अंदर ये एक्रोसोम चाहिए होता है। यही इस परत को भेद के केंद्रकों के निषेचन के लिए ये रास्ता बनाता है। तो अगर आप सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर शुक्राणु है और उसके शुक्राणु के अंदर अग्रपिंड ही नहीं है, एक्रोसोमल हेड ही नहीं है, या अग्रपिंड नहीं है, हेड नहीं है, तो क्या वहां पे शुक्राणु जो है वो निषेचित कर पाएगा अंडे को? नहीं कर पाएगा। निषेचन के लिए इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। क्लियर है बच्चे? ये हो गई हमारी अग्रपिंडक की बात। दूसरा, यहाँ पे और भी तो संरचना है। दूसरा क्या है, केंद्रक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इसका केंद्रक। यह चपटा व लंबा केंद्रकीय भाग है, जिसमें
जिसमें नर का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। नर का क्या है? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अब जरा आप सोचिएगा, आप लोगों ने सुना होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या जो उस बच्चों के साथ जो लोग बैठे हैं वो क्या बोलते हैं कि अरे ये ना बिल्कुल पापा के जैसा दिखता है, इसकी आंखें मम्मी पे गई हैं। यस और नो? मतलब जो भ्रूण विकसित हुआ, जो बच्चा बना है, उसके अंदर दोनों के लक्षण हैं। यस और नो? उसके अंदर क्या है? दोनों के लक्षण हैं। वही बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, उसके अंदर किसके? दोनों के लक्षण है। तो लक्षण कैसे आएंगे? लक्षण आएंगे आनुवंशिक पदार्थ की मदद से। और यही वो संरचना है जो नर का आनुवंशिक पदार्थ लेकर फीमेल मादा शरीर के अंदर जा रहा है, और अंड को निषेचित करने के बाद ये मादा और नर दोनों के आनुवंशिक पदार्थ मिल जाते हैं। इसीलिए बच्चे के अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, माता के भी और पिता के भी। क्लियर है बच्चे? आ जाओ। तो केंद्रक का भाग हो गया भैया। अब दूसरा भाग यहाँ पे ग्रीवा। दूसरा भाग है ग्रीवा। ग्रीवा क्या है? शुक्राणु के अंदर ग्रीवा एक छोटी ग्रीवा एक छोटी संरचना है जो सिर के साथ मध्य भाग को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का कार्य करती है। क्लियर है? ग्रीवा में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। केंद्रक के साथ संलग्नित केंद्रक के साथ संलग्नित तारक केंद्र, जो केंद्रक के साथ जुड़ा है वो तारक केंद्र क्या करता है? केंद्र निषेचन पश्चात ये लाइन याद करना, बाद में आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये तारक केंद्र निषेचन के पश्चात भ्रूण विभाजन में मदद करता है। भ्रूण विभाजन में क्या करता है ये? ये क्या करता है? भ्रूण के विभाजन में सहायता प्रदान करता है। कौन सा? ये जो केंद्रक के साथ संलग्नित है। केंद्रक से दूर स्थित तारक केंद्र दूर स्थित तारक केंद्र अक्षीय तंतु बनाता है। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण बात है बेटा। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि अक्षीय तंतु कौन बनाता है। बहुत कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें, केंद्रक के साथ संलग्नित तारक केंद्र, निषेचन के पश्चात भ्रूण विभाजन में काम आएगा। और ये वाला तारक केंद्र क्या कर रहा है? अक्षीय तंतु। मतलब अक्षीय तंतु और विभाजन, दो हिस्से, दो काम है तारक केंद्र के। बच्चे सुन लो फटाफट भाई। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होगा तभी जब वहां पे तारक केंद्र होगा। याद करो 11th के अंदर जब आप कोशिकांगों को पढ़ रहे थे
तो उसमें ये कंपलसरी होता है, ये निश्चित होता है। जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो जब कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे थे तो कोशिकांगों के अध्ययन में यह सुनिश्चित होता है, यह निश्चित होता है कि अगर उनके अंदर तारक केंद्र होगा तभी विभाजन होगा। अगर कोशिका के अंदर तारक केंद्र नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, तो ऐसी जंतु कोशिका विभाजन भी नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, नर्व सेल के अंदर बच्चे न्यूक्लियस नहीं सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, तारक केंद्र नहीं पाया जाता, इसलिए नर्व कोशिका के अंदर तारक केंद्र नहीं है, इसलिए उसका विभाजन भी नहीं हो सकता। समझ में आया? इसीलिए तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। पढ़ा पल्ले? ये बात आई समझ में? तो चलो भैया, केंद्रक हो गया, ग्रीवा हो गया, आगे आगे ग्रीवा के आगे आ गया आपका मध्य भाग। मिडिल पीस। शुक्राणु के मध्य भाग में दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा बनाया हुआ अक्षीय तंतु व तंतु के ऊपर सूतकाय आक्षद पाए जाते हैं। अक्षीय तंतु होते हैं और तंतु के ऊपर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया ने इस तंतु को क्या कर रखा है? घेर रखा है, जिसे हम नेबरकर्न आक्षद भी बोलते हैं। यह उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने पहली बार इसे देखा होगा। नेबरकर्न आक्षद भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रोल। अगर आपको याद है तो कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सूतकाय, इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी सूतकाय की मदद से, सूतकाय या माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं की गतिशीलता बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ये ऊर्जा, एनर्जी देता है। क्लियर? आखिरी भाग, चौथा भाग, लास्ट भाग क्या है? पुक्ष। पुक्ष भाग ऊर्जा लेकर इस प्रकार गति करता है कि शुक्राणु भी चलयमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चलयमान हो जाते हैं।
यानी ये स्पर्म के मोटेलिटी के लिए, शुक्राणुओं के चलने के लिए जरूरत होती है इसकी। क्लियर बच्चे? इसको क्या होता है? शुक्राणुओं के चलने के लिए जरूरी होता है पुच्छ। अब जब इतनी चीजें बनेंगी तब जाके बनता है एक परिपक्व। अगर आपने इतनी चीजें बना दी तब जाके क्या बनता है बच्चे? एक परिपक्व आपका शुक्राणु बनता है। और ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहाँ पे, ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा अधिवृषण में। ये जो परिवर्तन हुआ है ये सब कहाँ हुआ है? अधिवृषण में। अधिवृषण में जब ये शुक्राणु बन जाता है, जो हमने पढ़ा है जितनी चीजें, ये सब कहाँ हुआ है? अधिवृषण के अंदर। यस और नो? अभी आपको याद दिलाता हूं, हमने शुरू की कहानी कहाँ से की थी? यहाँ से। अधिवृषण के अंदर कार्यात्मक परिवर्तन होता है। कार्यात्मक परिवर्तन हो गया, यहाँ पे कुछ अनिश्चित काल के लिए इनका भंडारण हुआ, और भंडारण होने के बाद जब ये परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तित हो गए तो ये परिपक्व शुक्राणु वृषण नहीं, अधिवृषण में परिपक्वन के बाद ये शुक्राणु, अधिवृषण में परिपक्वन के बाद ये शुक्राणु शुक्रवाही नलिका में विमोचित हो जाते हैं। जो परिपक्व शुक्राणु को, जो किसको? इस मैच्योर स्पर्म को, परिपक्व शुक्राणु को नर जननेंद्र तक ले जाता है। नर जननेंद्र तक आ गया और यहां से विरिसेचन की प्रक्रिया द्वारा यह मादा के अंदर चला जाएगा। वृषण से शुक्राणुओं का निकलना, शुक्रमोचन या स्पर्मिएशन कहलाता है। या क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। क्लियर है बच्चे? अब ये एक पॉइंट याद कर लेना, स्पर्मिएशन, एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मिएशन क्या है? निकलना, शुक्र जनन नलिका से, शुक्र जनन नलिका से शुक्राणुओं का निकलना। वृषण लिखा मैंने, ज्यादा बेहतर ये होगा, शुक्र जनन नलिका से शुक्राणुओं का निकलना, ये ज्यादा बेहतर है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ये याद कर लेना। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है बेटा शुक्राणु का पथ, जो अब आपको पता है क्योंकि आपको सारी संरचनाएं ही समझ में आ गई है। तो शुक्राणु का पथ क्या होगा, कैसे एक शुक्राणु जा रहा है आगे, ये भी अब आपको पता है। कहाँ बनना शुरू हुआ? शुक्र जनन नलिका में, वहां से विमोचित हुआ जालिका वृषण में, जालिका वृषण से कहाँ गया? जालिका वत से चला गया शुक्र अपवाहिका, शुक्र अपवाहिका से कहाँ चला गया? ये अधिवृषण,
अधिवृषण के बाद शुक्रवाही, अधिवृषण के बाद कहाँ चला गया? शुक्रवाही, शुक्रवाही से नर जननेंद्रिय। यहां तक आ गया और यहां से क्या हो जाएगा? वीर्य सेचन से मादा के अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या रहा बच्चे? शुक्राणुओं का पथ रहा। लेकिन आपको बताऊं, नर जनन इंद्र से मादा के अंदर सिर्फ शुक्राणु नहीं जाते, सिर्फ शुक्राणु नहीं जाते। नर जननांग से मादा के अंदर जाता है वीर्य, और उस वीर्य का निर्माण कैसे होता है और उसमें कौन कौन से अंश, कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं वीर्य में, ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर, एक जो परिपक्व शुक्राणु है उसकी पूरी संरचना आपको अच्छे से समझ में आई है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।